नमस्कार विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोग एनजीओज और राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना के अधिकार के संबंध में चर्चा करेंगे। गैर सरकारी संगठन और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का स्कोप क्या है, एक्सटेंट एंड प्रोसीजर। अगर कोई प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, अगर सूचना प्राप्त करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले जैसा कि हम सब जानते हैं, हम आप सब इस बात से अवगत हैं कि सूचना का अधिकार, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई बोलते हैं, लोकतांत्रिक शासन और सहभागी विकास का एक आधार स्तंभ है। गैर सरकारी संगठनों एनजीओज के लिए आरटीआई एक कानूनी साधन ही नहीं बल्कि एक जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रमाण आधारित एडवोकेसी के लिए एक राजनीतिक उपकरण है। यह लेक्चर इस बात की व्यापक समझ प्रदान करता है कि एनजीओ आरटीआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, सूचना को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, कौन सी जानकारियां हम ले सकते हैं, कौन सी जानकारियां हम नहीं ले सकते हैं, जैसे कुछ व्यक्तिगत जानकारियां हैं। साथ ही साथ पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को भी समझाता है, क्योंकि हर विषय पे हर समय हम सूचनाएं नहीं एकत्रित कर सकते हैं। कहीं न कहीं हमें जो कुछ ऐसे विषय हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, इसी तरीके से अन्य बहुत व्यक्तिगत मामले हैं, उसके लिए हमें बहुत एक गोपनीयता के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सावधानी पूर्वक आरटीआई का उपयोग करना चाहिए। वही बात गैर सरकारी संगठनों के लिए भी लागू होती है। जहाँ तक आरटीआई का कानूनी आधार और एनजीओ की पहुँच की बात है, तो पहले हम जान लेते हैं कि आरटीआई का मूल मंत्र कहाँ से आया, इसकी मूल भावना क्या है। जैसे आप सबको पता है कि आरटीआई अधिनियम 2005 में आया। इसका मूल मंत्र जो है ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसमें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार स्वाभाविक रूप से शामिल है, जिसमें नागरिकों और एनजीओ को शासन में भागीदारी का अधिकार मिलता है। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार के मौलिक अधिकार के अंतर्गत इस संवैधानिक कानून का बनाया गया है। साथ साथ ये हमें इस तरह की अधिकार प्रदान करता है कि हम जनता से संबंधित, लोगों से संबंधित, शासन से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से या चाहे एनजीओज के माध्यम से। अगर हम इसके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करें, आरटीआई एक्ट के संवैधानिक ढांचा की बात करें, आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों को जानकारी करने का एक बाध्यकारी अधिकार प्रदान करता है। जैसे आपको सबको पता होना चाहिए कि आरटीआई अधिनियम को कानून बनवाने में तथा इसको इस मूर्त रूप में लाने में एक लंबा संघर्ष है, जिसमें बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों ने, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने, बहुत सारे कानूनविदों ने, बहुत सारे वॉलंटियर्स ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये एक कानून मिला है। 2005 में आरटीआई अधिनियम पास हुआ और तब से ये विभिन्न फॉर्मेट में कुछ चेंजेस के साथ समय समय पर ये हमारा अभी भी हमारे कानून का, हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं का एक पार्ट है, जिसके द्वारा हम चाहे व्यक्तिगत रूप से या एनजीओ के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम एनजीओज के अधिकार की बात करें तो एनजीओ को उसी तरह के अधिकार प्राप्त हैं जैसे किसी एक सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति को है। एनजीओ द्वारा आवेदन दाखिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस उपकरण का उपयोग संगठनात्मक विकास और जनहित के उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। एनजीओ विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाते हैं उससे रिलेटेड अगर उनके कोई सूचना चाहिए या सूचनाओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो आरटीआई के माध्यम से वो इसका प्रयोग करके वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।
एनजीओ के लिए आरटीआई की पहुंच की सीमा की बात करें तो अगर हम उसके व्यापक डोमेन की बात करें तो एनजीओ के द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में जानकारी प्रमुख रूप से प्राप्त कर सकते हैं। एनजीओज़ के लिए भी ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रायोरिटी के रूप में वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके कार्यक्रमों के निर्माण में, क्रियान्वयन में तथा उनके संचालन में मदद प्रदान करता है। तो पहला अगर आप बात करें तो सरकारी संचालन सबसे बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जहाँ पर ये एनजीओ सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। वो सरकारी गतिविधियों, सरकारी संचालन के क्षेत्र में कर सकते हैं, जिसमें नीतियों का निर्माण, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वो पॉलिसी किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है, उस पॉलिसी से का इवेल्युएशन मांग सकते हैं कि वो नीतियाँ सही दिशा में काम कर रही हैं, जिस क्षेत्र के लिए, जिस टारगेट ग्रुप के लिए वो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, क्या वो उनके लिए हितकारी हैं या वो पॉलिसी का फ़ायदा कुछ लोगों को मिल रहा है, एक्चुअल बेनिफिशरीज़ को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत व्यापक विषय है जहाँ पे एनजीओ ने बहुत काम किया है, बहुत सूचना के अधिकार के माध्यम से बहुत सारी सूचना एकत्र की है, साथ ही साथ उनका प्रयोग करके समय समय पर बहुत उसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलाए हैं, एडवोकेसी भी की है, और साथ साथ उसके लिए एक प्रेशर ग्रुप भी बनाया है कि उन नीतियों में अगर आवश्यकता हो तो परिवर्तन किया जाए। साथ ही साथ अगर वो नीतियाँ इस लायक हैं कि वो रेलेवेंट नहीं रह गई हैं तो ऐसे नीतियों को बदलाव भी किया जा सकता है। तो इस बारे में गैर सरकारी संगठनों ने बहुत काम किया है और वो बहुत तरह से अभी भी काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो एनजीओज़ हैं वो सूचना एकत्रित करते हैं, सरकारी बैठकों में क्या कार्यवाहियाँ हुई, क्या प्रशासनिक नियमों का निर्धारण हुआ, उन बैठकों के मिनट्स क्या हैं, वो वहाँ पे कौन से निर्णय लिए गए, सामाजिक हित के उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। साथ ही साथ अगर वो पहले से ही वो नीतियाँ निर्धारित हैं, वो नियम बने हैं, वो बैठकों में उस तरह के निर्णय लिए गए हैं, तो बाद में भी हम उसके क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एनजीओ कि वो क्रियान्वयन के किस स्तर पे हैं, क्या वो सफल हैं या वे असफल हैं, या वो सही दिशा में काम कर रही हैं, या उनके लिए बहुत सारे कुछ जो बाधाएं आ रही हैं या जो उनके लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, उस विषय में वो जानकारी एकत्र कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने कार्यों का निर्धारण कर सकते हैं, अपनी गतिविधियों का निर्धारण कर सकते हैं और आने वाले भविष्य के कार्यक्रमों को की रूपरेखा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस क्षेत्र में ये सूचना एकत्र कर सकते हैं, एनजीओ सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, एनजीओ या गैर सरकारी संगठन, तो वो है वित्तीय पारदर्शिता। जैसे आपको पता है कि वित्तीय मामले, वित्तीय पारदर्शिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसिटिव विषय है। इस विषय में अक्सर जो अनुदान दिया जाता है, जो खरीद फरोख्त होती है, जो रिकॉर्ड होते हैं धन के व्यय का, उसकी जानकारी, बजट का निर्धारण, बजट का आवंटन, बजट का एक्सपेंडिचर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे विषय इस तरह के आते हैं हमारे समाज में जहाँ पे बहुत सारी वित्तीय चीज़ों को लेके बहुत सारे आरोप लगते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के केसेस भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं। बहुत अगर हम इतिहास भी देखें तो हमारे आज़ादी के बाद से ही बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार से रिलेटेड घटनाएं हुई हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं और उनके लिए बहुत सारी जांच भी हुई है और बहुत सारे लोगों को सज़ा भी मिली है। तो इस विषय में भी वित्तीय पारदर्शिता, खरीद फरोख्त, अनुदान विषय में एनजीओज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है क्योंकि वो वॉच डॉग की तरह से इन पे एक नज़र रखते हैं और समय पर सूचनाओं को प्रदान करके वो उसको जनता के बीच डिसेमिनेट भी करते हैं। अगर आवश्यकता होती है कि उस खरीद पर, उस वित्तीय खर्च के बारे में या उसके
किन विषयों पे, किन क्षेत्रों में किए, उसके लिए कुछ एजिटेशन है, कुछ इस तरह के आंदोलन हैं, या इस तरह के कुछ लाइक उसके तरह के कुछ एडवोकेसी या कुछ तरह के बहुत कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये इसके अतिरिक्त अगर हम करें तो जो वित्तीय आवंटन और वित्तीय खर्च के बाद आता है कार्यक्रमों की निगरानी। तो कार्यक्रमों की निगरानी लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सरकारी कार्यक्रम है या इवन गैर सरकारी कार्यक्रम भी हैं, तो वो किन क्षेत्र पे खर्चा किया जा रहा, उसके लाभार्थी कौन है, उस पर सही दिशा में वो जो आवंटन है जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये गैर सरकारी संगठन लाभार्थी सूची की मांग कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो लाभार्थी कौन है, किन किन क्षेत्रों में कितना खर्च किया गया है, कौन कौन से लोग हैं जो उससे बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत सारी अक्सर हमारे यहाँ सूचनाएं आती हैं अखबारों में और अन्य संसाधनों से कि अमुक योजना का आवंटन जो है या उसके जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, वो योग्य नहीं है, किसी और को वो लाभ दिया जा रहा है। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि लाभार्थियों की सूची प्राप्त की जाए, और अगर इस तरह के कार्य हो रहे हैं तो उसकी निगरानी के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर जो इन सूचनाओं के माध्यम से उनका एक कंपैरिजन किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई असेसमेंट या मूल्यांकन की रिपोर्ट है या उसके कोई रिजल्टेंट है जो उसके आउटकम को दर्शाते हैं, उस संबंधित जानकारी प्राप्त करके उसके एनालिसिस कर सकते हैं। उसके एनालिसिस के माध्यम से रिजल्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं और समाज में हमें जो उस विषय में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं का डिसमिनेशन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम योजनाओं के आवंटन के साथ साथ उनकी क्रियान्वयन और साथ साथ उनकी जो उनका असेसमेंट है, जो उनका इवेल्युएशन है, उसकी रिपोर्ट्स और उनके रिजल्ट्स की एनालिसिस करते रहें कंटिन्यूसली सूचनाओं के माध्यम से, और लोगों को जागरूक करते रहें और एक व्यापक समझ उस विषय में समाज में, कम्युनिटी में, देश में बनाते रहें। इसके अलावा अगर हम बात कर चाहें कि कौन सा अलग क्षेत्र है जहाँ पर ये संस्थाएं, NGOs जो हैं सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, वो शिकायत निवारण प्रणाली। इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो लोग लाभार्थी या कोई अदर स्टेक होल्डर है, अगर उसके बारे में उस कार्यक्रम के सरकारी DM या सरकारी योजना में या सरकारी कार्यक्रम में कोई शिकायत है लोगों की, कोई उसके बारे में कंप्लेंट्स हैं, तो उस विषय में लोगों की मदद कर सकते हैं सूचनाओं को प्रदान करने में। साथ साथ उसको सही दिशा में एक उनकी सहायता से जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित लाभार्थी है, उसको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। उनकी शिकायतों का, उनके इश्यूज़ का निर्माण करने, उसके इश्यूज़ को एड्रेस करने में भी ये गैर सरकारी संगठन मदद कर सकते हैं सूचनाओं के आवंटन के माध्यम से। अगर हम बात करें कि NGOs जो है उनका जो एक क्षेत्र है, किस क्षेत्रों में, तो वो सब जगह पे भी काम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन में, सूचनाओं के एकत्रीकरण में, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, स्थानीय स्तर पे हो। वो हर स्तर पे जानकारी की मांग कर सकते हैं। अगर उसका एक कंपैरिजन करते सकते हैं, विभिन्न राज्यों के बीच जानकारी का मांग कर सकते हैं, उनके कार्यक्रमों का एक एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हर स्तर पे केंद्र, राज्य सरकार और जो स्थानीय शासन है वहाँ पे जानकारी प्राप्त करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं लोगों के बारे में। अगर सूचनाओं के बारे में अगर हम बात करें NGO की क्या क्या है, तो उसमें वो कौन कौन से चीज़ें बेसिकली मांग सकते हैं। उसमें आप कोई भी दस्तावेज है, चाहे वो पुराना ही हो, ऐतिहासिक हो, कोई कम्युनिकेशन के दस्तावेज है, आपस में जो पत्राचार हुए हों, चाहे वो रिकॉर्ड किसी भी स्तर पे रखा हो, किसी भी स्तर का हो, डेटा हो, वो इसके बशर्ते कि वो नियमों के अंतर्गत हो, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वो
इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो सूचनाएँ एकत्र करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस पे जो सम्मिलित जानकारी उसमें वो ऑन पेपर मांग सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में के द्वारा मांग कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल कागजों को, और डिजिटल प्रतियां भी मांग सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये एनजीओज़ को बड़े पैमाने पर ये प्रदान करता है सुविधा कि वो विभिन्न प्रकार की और विभिन्न माध्यमों में सूचनाओं का एकत्रीकरण कर सकते हैं, जिसका प्रयोग वो समय समय पर समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक भलाई के लिए कर सकते हैं। तो ये था जो हम लोगों ने अभी तक बात की कि एनजीओज़ के क्या क्या स्कोप हैं और एनजीओ कैसे सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अगले चरण में बढ़ते हैं कि एनजीओ के द्वारा आरटीआई को दायर करने की क्या प्रक्रिया होती है, अगर किसी एनजीओ को कोई सूचना प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, पहला चरण होता है कि वो सूचनाओं को, जो उन सूचनाओं को प्राप्त किया जाए उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है एनजीओज़ को, कि सूचना का निर्धारण करें कि कौन सी सूचनाएं उनकी चाहिए, कौन सी सूचनाएं प्राप्त करनी है। साथ ही साथ सूचना को प्राप्त करने का उद्देश्य निर्धारित करें। अगर किसी स्तर पे पूछा जाता है इन सूचनाओं को क्यों आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, तो उसके बारे में बहुत एक साफ क्लियरिटी होनी चाहिए संस्थाओं को, जिससे वो उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर उद्देश्यों को निर्धारण करने के पश्चात जो एनजीओज़ हैं वो उस संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी, जिसको पीआईओ कहते हैं, उसकी पहचान करना बहुत आवश्यक है। किस क्षेत्र के अधिकारी से, कौन से पीआईओ से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और किस विषय में और किस क्षेत्र की चाहिए। आरटीआई अधिनियम के धारा 4 के अनुसार पहले से उपलब्ध जो जानकारियां होती हैं उनकी जांच करें, उसी तरीके से वो उसमें एनजीओज़ को ये इस बात की क्लैरिटी आती है कि किस पे और कहाँ पे जाना है। तो पहला चरण ये। द्वितीय चरण की बात है आवेदन की तैयारी। आवेदन करने से पहले बहुत आवश्यक है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि जो हमें सूचनाओं की मांग कर रहे हैं या सूचनाएं जिसके बारे में हम जिनको एकत्रित करना चाहते हैं, उसके बारे में एक स्पष्ट और प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता होती है उनका, जिसमें उसका उद्देश्य हो, स्पष्ट उद्देश्य हो, उन सूचनाओं के बारे में किस तरह की सूचनाएं और कितनी सूचनाएं हैं और उनका उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ जब हम उसके लिए लिखते हैं सरल, जो भी हम एप्लीकेशन या उसके लिए जो एक तैयार करते हैं प्रपोजल सूचनाओं के लिए, वो बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में प्रयोग करें। जो ज़रूरी है कि वो बहुत ऐसी भाषा ना हो जो समझ में कम आए या लोगों को उसमें कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सरल भाषा का प्रयोग करें और संबंधित जानकारी के अनुसार जो भी शुल्क है उसका भुगतान करें, उसका प्रमाण पत्र लें, और ज़रूरी हो तो कुछ अगर आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता है तो उस तरह के दस्तावेजों को सूचना मांगते समय संलग्न करें कि इन सूचनाओं के आधार पे हमें ये सूचना चाहिए, इन दस्तावेजों के आधार पे करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो उसको भाषा से हमारी सरल हो, प्रॉपर जो रिक्वायर्ड शुल्क है उसका भुगतान हो, और अगर ज़रूरत हो तो कुछ उस प्रकार के दस्तावेजों का और मटेरियल को हम उसके साथ संलग्न करें। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदन प्रस्तुत करने के तरीके कई भी हो सकते हैं। आप जो है एनजीओज़ है वो डायरेक्टली बाय हैंड जमा कर सकते हैं उन सूचनाओं को, वो डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं अपनी प्रत्यावेदन को, अपनी एप्लीकेशन को। वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जैसे आरटीआई ऑनलाइन, इस तरह के पोर्टल हैं उन पे बात कर सकते हैं, या राज्य विशेष में जो भी सुविधा हो इस तरह के जैसे जैसे नियम कानून है पर्टिकुलर राज्य के, उसका प्रयोग करके वो बाय हैंड या बाय पोस्ट और बाय ऑनलाइन इस तरह से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।
शुल्क का भुगतान का जो तरीका है वो भी चाहे वो स्थानीय स्तर पे विभिन्न राज्यों में या केंद्र सरकार के स्तर पे जो भी वहाँ पे तरीके हैं, पोस्टल ऑर्डर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, या ऑनलाइन जो भी प्रचलित तरीके हैं उनका प्रयोग करके वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और उसको एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं। चौथा चरण है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें है निगरानी और उत्तर प्रबंधन। मानक उत्तर का जो आरटीआई अधिनियम के अनुसार मानक उत्तर जो आपको उत्तर है वो 30 दिन तक का समय होता है, और उससे जो 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 सामान्यतः इंफॉर्मेशन होती है उसमें 30 दिन का समय होता है। अगर कोई जीवन से या स्वतंत्रता संबंधित जुड़ा मामला है तो 48 घंटे। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के लिए भिन्न प्रकार के समय अवधि निर्धारित है जिसका प्रयोग करना चाहिए और सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिए। उस तरह को उसको ध्यान में रखते हुए इन गैर सरकारी संगठनों को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए। एक बार आपने एनजीओस ने अगर अपना प्रत्यावेदन दे दिया, इंफॉर्मेशन के लिए अपना एप्लीकेशन दे दी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनजीओस को स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए। फॉलो अप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार विभिन्न कारणों से जानकारी प्राप्त करने में अगर डिले होता है, समय पे सही जानकारी नहीं मिलती है, तो हमारा सारा प्रयास व्यर्थ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली मॉनिटरिंग करें स्थिति पे हमारी एप्लीकेशन का क्या हुआ, और अगर हमें सही प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली, और साथ ही साथ अगर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको संपूर्ण है कि नहीं, इस बारे में उस पर निगरानी करनी ज़रूरी होती है। अगर हमें अगले चरण की बात करें, अगर हम स्टेप 5 की बात करें, अपील और प्रवर्तन की बात है। अगर हमारी सूचनाएं हमें नहीं दी जा रही है और हमें उस विषय में अनावश्यक रूप से बहुत डिले हो रहा है, आवश्यक सूचना नहीं मिल रही है, और हमारा उद्देश्य के अनुसार नियमों के अनुसार कार्य नहीं होता, तो हमें एनजीओस को अधिकार है कि वो एक अपील दायर कर सकते हैं। तो पहली अपील जो है 30 दिनों के भीतर अपीली प्राधिकरण के पास, जो अपीलेटेड अथॉरिटी होता है, उसके पास पहली अपील 30 दिनों के अंदर आप दायर कर सकते हैं कि हमें अमुक सूचना के लिए हमने आवेदन किया था बट अभी अब तक हमें सूचना नहीं प्राप्त हुई। तो इस तरह का एक ये अधिकार है कि सूचना को प्राप्त करने के लिए 30 दिनों के भीतर आप अपीलेट अथॉरिटी में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको सूचनाएं नहीं मिलती हैं तो दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग को यदि उत्तर ना मिले या असंतोषजनक हो। दो परिस्थितियां हो सकती हैं कि अगर हमें उत्तर नहीं मिल रहा है और अगर उत्तर मिला भी वो संतोषजनक ना हो, तो हम दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग में कर सकते हैं। ये एक अलग दूसरा अधिकार है। अगर हम बात करें धारा 19 आरटीआई एक्ट 2005 के धारा 19-20 के अंतर्गत दंड और मुआवजे की व्यवस्था लागू होती है। तो अगर ये इसके बाद भी अगर आपको सूचना नहीं मिल रही है या सूचना संतोषजनक है, तो आप जो है उसके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और जो कंसर्न अथॉरिटी है, कंसर्न पीआईओ है, उस पर उसको अर्थदंड और साथ साथ उसके बाद दंड और उस तरह की व्यवस्था की लागू होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम व्यक्तिगत जानकारी की अगर हम बात करें, तो जो हमने शुरू में भी बात किया था, व्यक्तिगत जानकारी एनजीओ की जिम्मेदारी विषय 9 की अगर हम बात करें, तो आरटीआई के संदर्भ में जो व्यक्तिगत डेटा की बात की गई है उसमें एनजीओस को अनुसंधान या सेवा विवरण की जानकारी के लिए व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। कुछ जानकारियाँ जो व्यक्तिगत डेटा में भी एनजीओस मांग सकते हैं, जिनकी जानकारी मांग सकते हैं, जैसे नाम, पता, आधार संख्या की बात है, कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त लाभ की बात है, रोजगार, वेतन या कर विवरण की बात है। लेकिन यह जानकारी निम्न रूप से सुरक्षित है। आरटीआई अधिनियम 8(1)(j) के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे से छूट मिलती है जब तक कि जनहित गोपनीयता से ऊपर ना हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत जानकारियां ली जाएं वो उसकी गोपनीयता को आवश्यक रूप से बनाए रखा जाए और जनहित के लिए ही उनका उपयोग हो, जहाँ पे आप इस तरह की जानकारियां व्यक्तिगत जानकारियां ये संस्थाएं एकत्रित करती, जिसमें नाम, पता, आधार संख्या है, योजनाओं की लाभार्थियों की सूची है, उनका रोजगार की स्थिति है, वेतन है और उनके टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत सावधानी पूर्वक इनको प्राप्त करके उनका उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। धारा 11 की बात करें आरटीआई एक्ट की, तो वो बात करता है कि इसमें तीसरे पक्ष की सहमति भी आवश्यक है, कि अगर जिस व्यक्ति की ये सूचना ली जा रही है उसकी भी कंसेंट की आवश्यकता होती है, कि वो जिसकी व्यक्तिगत जानकारियाँ ली जा रही है उसका किस तरीके से प्रयोग वो सूचनाएँ को देने में या उनके बारे में अपनी कंसेंट प्रदान करता है या नहीं करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाए। अगर अगली हम बात करें अगली इस विषय में बात है तो वो है कानूनी और नैतिक संतुलन। एनजीओज़ को पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बहुत इम्पोर्टेंट है, संतुलन बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एनजीओ सूचनाएं ले रहे हैं समाज कल्याण के लिए, तो ज़रूरी है कि वो उसको उस पर्पज़ से ही यूज़ हो, वो पारदर्शी हो, और जो अगर व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है तो उनको जिस तरह की सहमति के अनुसार उनकी गोपनीयता बनाए रखे जाए। और साथ ही साथ जो जनहित आधारित औचित्य प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप वो सूचनाओं को प्रयोग करते हैं, सूचनाओं को यूज़ करते हैं कहीं भी किसी भी तरह से, तो आपको इस विषय पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये जानकारी प्रस्तुत कर पाए कि क्या जनहित था, उससे क्या फ़ायदा था, और उससे किस वर्ग का फ़ायदा हुआ, किन व्यक्तियों का फ़ायदा हुआ, किस समाज को फ़ायदा हुआ, किस समुदाय को फ़ायदा हुआ, और उनका जनहित, ओवरऑल जनहित का औचित्य क्या था। एक बहुत इम्पोर्टेंट और है, जो अगर हम बात करें डूज एंड डोंट्स की, तो जहाँ तक संभव हो डेटा को एनोनिमाइज करें, क्योंकि कई बार होता है कि ज़रूरी अब जब इस तरह का व्यक्तिगत डेटा लेते हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उसको इस तरह का कोई दूसरा नाम दे के या गुमनाम तरीके से उस डेटा को प्रयोग करें। कई बार होता है कि जैसे हमने नाम बदल दिया और लिख दिया कि नेम चेंज, तो इस तरह से भी चीज़ें होती हैं कि जहाँ तक हो इससे वो उसकी जो व्यक्तिगत प्राइवेसी भी बनी रहेगी उस बेनिफिशियरी की, और साथ ही साथ जो उसका उपयोग है सूचना का, वो भी हो जाएगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सावधानी रखनी चाहिए एनजीओज़ को कि केवल तब व्यक्तियों को चिन्हित करें जब प्रणालीगत भ्रष्टाचार अधिकारों का उल्लंघन हो। कई बार ही व्यक्ति अगर एनजीओज़ के द्वारा सूचना ली जाती है, अगर उनको डिस्क्लोज़ करते हैं या उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको समाज में उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो वो तभी करें जब कोई बहुत सीरियस भ्रष्टाचार या कोई इस तरह का राइट्स का वायलेशन हो, तभी ऐसे लोगों के नाम के बारे में या उनके पहचान के बारे में चिन्हित करना या उनके बारे में सूचित कर सकते हैं। पर उसके लिए बहुत सावधानी से इस बात को निर्धारित किया जाए कि वो इस तरह की सीरियस ऑफेंस की बात है, जहाँ पे ये इस तरह की बहुत आवश्यक है उनको चिन्हित करना। अगर अपनी बात करें कि जो आरटीआई के विषय में अगर अगली बात करें कि आरटीआई अधिकारी की भूमिका और शक्तियाँ की बात करें, तो जो आरटीआई के जो अधिकारी होते हैं, जो पीआईओ होते हैं, जन सूचना अधिकारी होते हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं, उनकी कुछ शक्तियाँ होती हैं, जो हमें वो भी एनजीओज़ के बारे में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जानना, उनके नेचर ऑफ जॉब के बारे में जानना, उनके अधिकारों के बारे में जानना, उनके क्रियान्वयन के बारे में। तो अगर हम पहले बात करें कि एपीओ सहायक जन सूचना अधिकारी, अगर हम पीआईओ की बात करें, जन सूचना अधिकारी जो आरटीआई आवेदन प्राप्त करते हैं और प्रक्रिया में लाते हैं, वो उसको प्रोसेस करते हैं पीआईओ। दूसरा एक होता है एपीआईओ सहायक जन सूचना अधिकारी, ये जो नेक्स्ट लेवल पे लोअर स्टेज पे सहायता प्रदान करते हैं
जहाँ पे इस तरह की सूचनाएं प्रदान मांगी जाती हैं। तीसरा होता है FFA, प्रथम अपीली प्राधिकरण, फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी, जहाँ पे आप जो भी संस्था है, जो NGO है, वो अपनी देरी के मामलों में अपील डाल सकती है। ये जो अपीली अथॉरिटी प्राधिकरण है, ये लोग उन अपील को सुनते हैं देरी के मामले में या असंतोष के मामले में, ये उस अपील को सुनते हैं, निर्णय देते हैं। दूसरा एक जो बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत, वो है जन सूचना आयोग या सूचना आयोग। दूसरी अपीलों पर निदान करने के लिए अर्ध न्यायिक निकाय है। अगर प्रथम अपीलीय अधिकार प्राधिकरण के बाद अगर आप उसकी अपील से, उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना आयोग जा सकते हैं, जो दूसरे स्तर पर जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो एक तरह का निर्णय देती है, और अगर कोई इस तरह के शिकायतें हैं, अपील है या इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, उनका निर्धारण करती है नेक्स्ट लेवल पे। जहाँ तक उनके अधिकारों की बात है, उनकी कानूनी शक्तियों की बात है, अगर इनकी तो आई थिंक बहुत वो नॉर्मली जो अधिकार हैं वो इस प्रकार है, जैसे किसी विषय पर निर्णय देना, किसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड विषय पर निर्णय देना। अगर हम सूचना आयोग की बात करें तो पहला अधिकार ये है कि उस पर अधिकार है कि वो उस सूचना के विस्तार पे, सूचना के विषय में निर्णय दें। शुल्क निर्धारण पर निर्णय देना, अगर नियमों का अनुपालन नहीं होना तो दंड देना। विवाद, अगर और विवाद है तो उनके बाध्यकारी निपटान करना। इस तरह से ये अधिकार हैं जो सूचना आयोग के, और वो उस तरह से आप उनको मामलों को सुन के, निर्णय दे के, और तरह तरह से उन विवादों को एड्रेस करते हैं। अगर हम एक और विषय पे इसमें बात करें कि NGOs के क्या स्कोप है, NGOs की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि NGOs को इन्फॉर्मेशन मांगने में और प्रयोग करने में, जैसे पीछे भी हमने कहा, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो व्यक्तिगत डेटा है उसके लिए बहुत ही नैतिकपूर्ण तरीके से, सहमति आधारित कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के माध्यम से, औचित्य और उनकी रिलेवेंस और उनकी यूटिलिटी के हिसाब से ही उसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ बहुसंख्यकीय एग्रीगेटेड नमूना डेटा को प्राथमिकता दें, क्योंकि ज़रूरी होता है कि जितना डेटा साइज बड़ा होगा, जितने सारे होंगे, जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन का विस्तार उतना ही अधिक होगा। तीसरी चीज़ जो NGOs को करना चाहिए, वो अधिकारियों, शोधकार को सहयोग करें ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ तक हो सके कन्फ्रंटेशन की स्थिति ना हो। जो भी हमारा RTI एक्ट से रिलेटेड अधिकारी हैं, जो हमारे और शोधकर्ता हैं, साथ में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ एक हमारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध हो, तो इन सूचनाओं को एकत्रित करने में, सूचनाओं को प्रयोग में बहुत आसानी होती है। कई बार NGOs जो हैं एडवोकेसी के लिए भी RTI का प्रयोग करते हैं, RTI की रणनीति अपनाती हैं। तो ज़रूरी है कि जहाँ तक हो नीतिगत स्तर की सूचनाओं को एकत्रित किया जाए, व्यक्तिगत मामलों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एडवोकेसी के मामले में किसी आंदोलन के लिए या किसी विषय पर ध्यानाकर्षण के लिए कोई रणनीतिक उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पॉलिसी रिलेटेड मैटर हो, व्यक्तिगत चीज़ें कम हो या ना हो तो भी बेहतर है। साथ ही साथ अगर आपको कोई सेवाओं से संबंधित, NGO को सेवाओं के संबंधित उसकी प्रॉब्लम और चैलेंजेस को डिस्कवर करना है या उसके बारे में लोगों को अवगत कराना है, तो अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको एनालिसिस करने के लिए उसके पॉजिटिव, एक तरीके से इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ना कि हमारा कोई ऐसा अप्रोच हो, हमारी ऐसे एप्लीकेशन या हमारी सूचना के मांगने के तरीके में ये बिल्कुल ना दिखे कि हम किसी की गलती को सिर्फ पकड़ने के लिए या किसी को डिफेम करने के लिए हम करना चाहते हैं। तो इट्स मोर शुड बी लाइक पॉलिसी रिलेटेड एंड पॉलिसी एनालिसिस।
जहाँ तक जो अगला बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष है एनजीओज़ के लिए, वो है जो भी डेटा आता है, जो भी सूचनाएं एकत्रित होती हैं, जो भी उसमें उसका उपयोग बहुत सावधानी से किया जाए, और साथ ही साथ जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रॉपरली कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड किया जाए। जो समूह हैं जिनके साथ हम कार्य कर रहे हैं एनजीओज़, उनकी भागीदारी और उनका एक तरीके से आत्मसात होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सूचनाओं का प्रयोग कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली इन जो भी कार्यक्रम से संबंधित उनको मजबूत बनाने में, उनको स्ट्रेंथन करने में, उनको एफिशिएंटली आगे बढ़ाने में मदद मिले। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अगर हम लास्ट में अगर हम बात करें, जो आखिर के लेक्चर के एंड में बात करें, अगर हम कुछ निष्कर्ष और सिफारिशों की बात करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमने देखा कि ये बहुत अच्छा उपकरण है एनजीओज़ के पास, जिसके माध्यम से वो नीतियों को बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, नीतियों के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, उन सूचनाओं को समाज कल्याण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही परिवर्तनकारी कानून है, एक इंस्ट्रूमेंट है एनजीओज़ के हाथ में, जो सार्वजनिक जवाबदेही को निर्धारित करता है, उसको बढ़ाता है, शासन में पारदर्शिता लाता है, सुनिश्चित करता है कि पारदर्शी हो। साथ ही साथ जो राइट बेस्ड अप्रोच है, राइट बेस्ड डेवलपमेंट की भावना को बढ़ाता है, और जो उसके माध्यम से जो एडवोकेसी है विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए, विभिन्न वर्गों के काम करने के लिए विशेष रूप से उस पर एक बहुत मदद प्राप्त करता है। जिसमें एक चीज़ है, प्रिकॉशन जो हम कर सकते हैं, वो है कि जहाँ तक हो सके व्यक्तिगत सूचनाओं को कम से कम प्रयोग करें, और साथ ही साथ वो जो व्यक्तिगत जानकारियाँ हैं उनका यूटिलाइजेशन बहुत जुडिशली बहुत सावधानी पूर्वक करें। कुछ सिफारिशें जो अगर हम लास्ट में बात करना चाहेंगे, तो एनजीओ कर्मियों के लिए अगर वो सही तरह से एनजीओ जो हैं सूचना एकत्रित करना चाहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि वो अपने कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दें, कैसे एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है, कैसे सूचनाएं प्राप्त करनी है, कैसे अपील करनी है, कैसे उस पर निगरानी करनी है। इन विषयों पे उचित प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज़ को दो। दूसरा जो एक सिफारिश हो सकती है कि जो आवेदन एनजीओ देते हैं, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको प्रयोग करें, और उसके बारे में अपने कर्मचारियों को सिखाएं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट का प्रयोग करें। तीसरी चीज़ है, जटिल या संवेदनशील मामलों में कानूनी विशेषज्ञों से राय लें। कई बार कुछ ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं जिसमें, और या फिर जटिल मामले होते हैं, हर उसके पे सूचनाएं मांगने से पहले जो उचित जो हमारे कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लें, तभी ऐसी जानकारी को मांगें। और जो भी व्यक्तिगत डेटा अगर आता है, तो उसके लिए गोपनीयता की नीति को सबसे प्रथम अपनाएं, और उसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक और जब आवश्यकता हो तभी करें। व्यक्तिगत डेटा के मामले में खास करके ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी सूचनाओं को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से करें। तो ये कुछ सिफारिशें थी जो हम लोगों ने बात की। तो आज हम लोगों ने विस्तृत से आरटीआई और एनजीओ के लिए आरटीआई का क्या प्रयोग है और हम उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसके विषय में बात की। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए जानकारी प्रदान करने वाला होगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।